Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice, Lesson number 16, The Little Girl, Part 1. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 16 और आज के सबक में हम बात करेंगे द लिटिल गर्ल। और आज के सबक में हम पहले हिस्से के बारे में बात करेंगे और इसका पूरा खुलासा ये है कि एक छोटी सी बच्ची है, उसको लगता है कि उसके वालिद साहब बहुत सख्त हैं, उसको जो है प्यार नहीं करते हैं, उससे जो है उसके साथ शफ़क़त का मुज़ाहरा नहीं करते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरी रहती है हमेशा अपने वालिद मोहतरम से, ठीक है। और फिर एक दिन वो देखती है कि इसके पड़ोस के जो बच्चे हैं या इसके पड़ोस पे जो रहने वाले हैं, वहाँ के जो उनके जो वालिद साहब हैं वो काफ़ी नरम मिजाज हैं, उनके साथ हंसते हैं, उनके साथ खेलने जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सोचती है कि मेरे अब्बू क्यों हैं ऐसा, मेरे अब्बू क्यों पैदा हो गए हैं, इस टाइप के क्यों हैं, ठीक है। वो ऐसा सोचती है। इसकी वजह ये होती है कि उसके वालिद साहब उसे कभी भी प्यार नहीं करते हैं टाइम निकाल करके। लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि उसके वालिद साहब जो उसको वक्त नहीं दे पा रहे, उसकी वजह यह है कि उसके वालिद साहब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। हमेशा वो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, तो जब वो घर वापस आते हैं तो बहुत ज़्यादा थके रहते हैं, इसलिए वो जो है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो उस वक्त उसको एहसास होता है, तो उस वक्त कहती है कि क्या कितने अच्छे हैं मेरे वालिद साहब, ठीक है। और यहाँ पर उन सारी चीज़ों को उन्होंने बताया है, मतलब अपने अल्फाज में बयान किया, जिसको अब अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो ये पूरा खुलासा है, यानी सबक में किस बारे में बात की गई इसको लेकर के हमने बात की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। ओके, तो सबसे पहले हम इस हिस्से को लेते हैं और देखते हैं कि क्या बात हो रही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि बिफोर यू रीड, वही मतलब कुछ बताना चाह रहे हैं आपसे। तो कह रहे हैं डू यू फील, क्या आपको महसूस होता है, डू यू फील क्या आपको महसूस होता है। फील का मतलब होता है महसूस करना या महसूस होना, लेकिन लाजमी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा फील का तर्जुमा महसूस करने ही से करें, बल्कि इसका तर्जुमा हम लगने से भी करते हैं, जिसे बोलते हैं आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंडी लग रही है। तो यहाँ पर वही माना है। डू यू फील, क्या आपको लगता है, यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, यू नो आप जानते हैं, योर पेरेंट्स अपने वालिदैन को, बेटर नाउ कहीं ज़्यादा अच्छा, देन बिल मुकाबिल, ठीक है। देन का तर्जुमा किसके, देन के लिए, तो यहाँ पर देन का इस्तेमाल क्यों किया गया है, बेटर की वजह से, ठीक है। बिल मुकाबिल इसके ये कि व्हेन यू वर मच यंगर, व्हेन का मतलब जब यहाँ पर होगा, कब का मतलब नहीं होगा, यहाँ पर सवाल नहीं कर रहे हैं। व्हेन जब, यू वर मच यंगर जब आप बहुत ज़्यादा छोटे थे। यंगर का मतलब होता है बड़ा नहीं, छोटा, ठीक है, यंगर। सो डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर, इसका तर्जुमा कैसे करेंगे कि आपको लगता है कि आप जो है अब अपने वालिदैन को कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं बिलमुकाबिल जब आप बहुत छोटे थे, ठीक। आगे कह रहे हैं परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस,
that used to upset you earlier. तो perhaps शायद you now understand, अब आप समझते हैं, लेकिन यहाँ पर गर्चे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें इसका तर्जुमा हम अगर हम कंटिन्यूस से कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा. परहैप्स लेकिन शायद कि यू नाउ अंडरस्टैंड अब समझ रहे हैं द रीजन्स उन असबाब को, वजूहात को, ऑफ सम ऑफ देयर एक्शंस उनके आमाल के वजूहात को. ओके, सम ऑफ देयर एक्शंस उनके जो कुछ आमाल थे उनके कुछ वजूहात को अब आप समझने लगे हैं या आप समझते हैं या आप समझ रहे हैं. कौन से वजूहात? दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर. तो डेट का ताल्लुक किससे है? ये रीज़न से. ठीक है, डेट यूज टू अपसेट. यूज टू का इस्तेमाल हम आदत लगाने के लिए करते हैं ना. यूज टू अपसेट, जो आपको अपसेट कर दिया करते थे अर्लियर, पहले. अर्लियर का मतलब पहले. पहले जब आप छोटे थे बहुत, तो वो कुछ ऐसा करते थे आपके साथ कि आपको बुरा लगता था. तो उनके क्या वजूहात थे, शायद अब आप उनको समझते हैं. यहाँ पर ये कह रहे हैं. Okay, so perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. कि शायद अब आप उनके कुछ अमाल के उन वजूहात को समझने लगे हैं या आप समझते हैं जो आपको पहले मायूस कर दिया करते थे. The story about a little girl, कि ये कहानी about a little girl, एक छोटी सी बच्ची के बारे में, whose feelings for her father change. whose feelings, जिसके एहसासात, जिसके जज्बात, for her father, उसके वालिद के लिए change, बदल जाते हैं. from fear, खौफ से, to understanding, समझदारी की तरफ. यानी कि लड़की जो है पहले कुछ और समझती थी, पहले जो है उसके अंदर खौफ होता था उसके वालिदैन का या उसके वालिद साहब का, लेकिन उसके जो एहसासात थे उसके वालिद के तई वो बदल जाती है. कहाँ पर? समझदारी की तरफ. यानी पहले वो खौफ में रहती थी, लेकिन अब वो समझदार हो गई, सारी चीज़ें उसको समझ में आ गई हैं. तो ये पूरा अपना एक सेंटेंस भी है और एक पूरा आपका सब्जेक्ट भी है. ये पूरा जुमला सब्जेक्ट बन रहा है और ये विल हेल्पिंग वर्ब है और ये पूरा प्रेडिकेट बनेगा. ओके, सो द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, की एक उस छोटी सी बच्ची के बारे में कहानी. हुस, कौन सी बच्ची? ये बच्ची के बारे में बता रहे हैं. हुस फीलिंग्स फॉर हर फादर, कि जिसके वालिदैन या जिसके वालिद साहब के ताल्लुक से उसके एहसासात चेंज, बदल जाते हैं. फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, खौफ से समझदारी की तरफ या समझदारी में बदल जाते हैं. तो ये जो कहानी है विल प्रोबेबली, ये दिस स्टोरी का ताल्लुक है इससे. विल प्रोबेबली, ये बाकी इसी से रिलेटेड है, दिस स्टोरी से. ओके, सो दिस स्टोरी, ये कहानी कैसी कहानी, ये पूरा बता दिया. will probably find an echo in every home, गालिबन जो है इसको मिलेगा एक बाज़गश्त, in every home, हर घर में. so this story will probably find an echo in every home, कि इस कहानी को हर घर में एक इको जो है सुनाई देगा. इको का मतलब जब आप बोलते हैं जो आवाज़ वापस आती उसको इको बोलते हैं. तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये हर घर की कहानी है. This story will probably find an echo in every home. ये हर घर की कहानी है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं. लेकिन लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि इस कहानी को हर घर में एक इको मिलेगा गालिबन. यानी गालिबन हर घर की यही कहानी होती है कि बच्चे पेरेंट्स से डरते हैं जब छोटे होते हैं. तब बड़े होने के बाद तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन छोटे रहते हैं तो बच्चे डरते हैं वालिद से. ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं. ओके, तो ये पूरा तर्जुमा हुआ इस या इन दोनों पैराग्राफ का. उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा. अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बात चल रही है. ओके, आगे हम इन दो पैराग्राफ को लेते हैं और पैराग्राफ स्टार्ट होता है टू द लिटिल गर्ल. टू का मतलब बेसिकली होता है तक, लेकिन यहाँ पर के लिए होगा. ओके, टू द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची के लिए. ही वॉज अ फिगर, कि वो एक फिगर थे. फिगर का मतलब शख्सियत कह सकते हैं. तो यहाँ पर फिगर का मतलब शख्सियत होता है, फिगर होता है, जिस्मानी साख्त होता है, लेकिन आप यहाँ पर इसको एज अ इंसान ले लीजिए. ओके, ही वॉज अ फिगर, वो एक इंसान थे. टू बी फेयर्ड, डरावने. एंड टू बी अवॉइडेड, और बचा जाने के लिए. ओके, सो लफ्जी तर्जुमा हो रहा है टू द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची के लिए. ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड,
वो एक ऐसे इंसान थे बचने के लिए और खौफ खाने के लिए। यानी क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? कहना चाह रहे हैं कि छोटी बच्ची के लिए वो एक खौफनाक इंसान थे और उनसे बचा जाना था। समझ बात आई? एंड फिगर टू बी अवॉइडेड, और एक ऐसे इंसान थे जिनसे बचा जाता था। यानी कि इंसान देखकर जब डर जाता है तो उनसे बचता भी है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि छोटी बच्ची के लिए वो एक जो है डरावने टाइप के इंसान थे, मीन्स वो ऐसे इंसान थे जिनसे बचना ज़रूरी था, जिनसे दूर रहना ज़रूरी था। तो यहाँ पर यह तर्जुमा हुआ इसका। ओके, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू द वर्क, काम पर जाने से पहले। टू का तर्जुमा पर से करेंगे। ओके, बिफोर गोइंग टू द वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो आते थे उसके कमरे में। वो आए नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात मुसलसल हो रही है और मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट लेवल में कि पास्ट इंडेफिनिट का 3 तरह से तर्जुमा करते हैं, जिसमें से एक ये भी है, आते थे। इन टू हर रूम, उसके रूम में, उसके कमरे में। एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको जो है आर्जी किस देते थे। तो यहाँ पर कैजुअल किस का मतलब यानी मुतलक तौर पर ऐसे ही जो आप बोसा लेते हैं अपने बच्चों को, प्यार दिखाते हैं, वो माना है। तो कैजुअल का मतलब जिसमें शहावत ना हो, आर्जी जिसे आप कह सकते हैं। ओके, यूं ही, ठीक, तो यूं ही आप कर सकते हैं, यूं ही उसे बोसा देते थे या उसे आर्जी किस करते थे। ठीक, सो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू द वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके रूम में आते थे। एंड गेव हर कैजुअल किस, और आर्जी किस करते थे या देते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। तो टू विच का तर्जुमा किसका होगा कि जिसका। टू विच का मतलब होगा जिसका, यानी कि ये जो किस करते थे इससे मुतालिक है। टू विच, जिसका, शी रिस्पॉन्डेड, वो जवाब देती थी, विद के साथ, क्या, गुड बाय फादर, अल्लाह हाफिज अब्बू। ठीक है, जब वो किस करने आते थे तो उसके जवाब में वो क्या कहती थी, अल्लाह हाफिज अब्बू। यहाँ पर ये माना है। ओके, क्लियर? एंड ओह, और हाँ, देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ। देयर इज अ ग्रेट सेंस, ग्रेट का मतलब जो है भयंकर, बहुत ज़्यादा भयानक, अच्छा। सेंस का मतलब एहसास, ऑफ का मतलब का, की, रिलीफ का मतलब राहत। ओके, एंड ओ, और हाँ, देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ की, यानी राहत का बहुत ज़्यादा एहसास था वहाँ पर। लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, देयर वॉज अ ग्रेट सेंस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एहसास था राहत का। लेकिन इसको हम अच्छे अंदाज में कह देंगे, एंड देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ, और जो है उसे राहत मिलती थी बहुत ज़्यादा, उसे राहत का बहुत ज़्यादा एहसास होता था। कब? व्हेन, जब, शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज, जब वो सुनती थी। व्हेन, जब, शी हर्ड द नॉइज, जब वो आवाज़ को सुनती थी। किसकी आवाज़ को? ऑफ द कैरेज, गाड़ी की। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, ग्रो का मतलब होता बढ़ना, फेंटर का मतलब धीमा, और फेंटर एंड फेंटर यानी धीमे से धीमा। यानी जब उसका वालिद साहब घर से निकलते थे, जाहिर सी बात है गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी जब दूर जाएगी तो फिर ये आवाज़ जो है गाड़ी की वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं। ओके, सो जब when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road, कि जब वो सुनती थी गाड़ी की आवाज़ को कि वो धीमी हो रही है, द लॉन्ग रोड, रोड भर, गोइंग डाउन, डाउन द लॉन्ग रोड मतलब लंबे सड़क पर। ठीक है, यानी घर से जब वो दूर जाते थे तो काफ़ी फासला था। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि लंबी सड़क पर जब वो गाड़ी की आवाज़ को धीमी होती सुनती थी तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा राहत या खुशी का एहसास होता था। ओके, इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन ही केम होम, जब वो घर पर आते थे, या इसी बात चलेगी, आते थे इसे तर्जुमा करेंगे, आए नहीं करेंगे, कोई मुतलक बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये काम होता था। एंड स्टूड नियर द स्टेयरकेस, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो शाम में जब वो घर पर आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो जो है सीढ़ी, स्टेयरकेस का मतलब सीढ़ी, सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती थी।
एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। एंड हर्ड वो सुनती थी क्या, हिज लाउड वॉइस उनकी बुलंद आवाज को, कहाँ पर, इन द हॉल, हॉल में। ओके, तो सीढ़ी के पास खड़ी होकर के हॉल में उनकी बुलंद आवाज को सुनती थी। वो क्या कहते थे, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लेकर आओ, इन टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में, यानी जब घर पे पहुंचते तो ये सारी बातें करते थे बुलंद आवाज में और वो सुनती थी। ये सीन है पूरा। हैजंट द पेपर कम येट, हैज नॉट द पेपर कम येट, ये असल में पेपर सब्जेक्ट है क्योंकि अभी तक पेपर नहीं आया। मदर, अम्मी, गो, और जाओ, एंड सी, और देखो, इफ माई पेपर्स आउट देयर, कि क्या मेरा जो अखबार है, जो मेरा पेपर वो बाहर है। तो यहाँ पर ये अपनी वालिदा को कह रहे हैं, मदर, यानी अपने वालिदा को भी हुक्म दे देते थे ये, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए था कि अम्मी को भेज दे, खैर हो सकता है कल्चर का हो, ठीक है। तो हैजंट द पेपर कम येट, कभी तक पेपर नहीं आया। मदर, अम्मी, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाके देखो कि मेरा पेपर बाहर तो नहीं है कहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, एंड ब्रिंग मी, और मुझे लाओ, ये लफ्जी तर्जुमा होगा, एंड ब्रिंग मी, और मुझे लाओ क्या, माई स्लीपर्स, मेरे जो है मेरे स्लीपर, यानी कि मेरे स्लीपर मुझे ला कर दो, ये माना होगा। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे ला कर दो मेरे स्लीपर। ओके, तो ये पूरा तर्जुमा हुआ इन दोनों पैराग्राफ का। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं, इस पैराग्राफ को लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। कहते हैं केजी मदर वुड कॉल टू हर, केजी ये पहले आया हुआ है लेकिन कहना चाह रहे हैं कि केजी मदर वुड कॉल टू हर, मदर यानी अम्मी जो थी उसको पुकारती थी, क्या कहती थी, केजी, केजी नाम था बच्ची का। ओके, इफ यू आर अ गुड गर्ल, अगर आप अच्छी बच्ची हैं, यू कैन कम डाउन, तो आप नीचे आ सकती हैं, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और वालिद या पापा के जूते निकाल सकती हैं। तो छोटी जब बच्ची होती तो उससे ऐसे बात करते ना, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसे ना। तो यहाँ पर वही फीलिंग है, चूंकि कहानी जो है छोटी बच्ची की है, इसलिए यहाँ पर उसी तरह से उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। ओके, सो इफ आर अ गुड गर्ल, अगर आप अच्छी बच्ची हैं, यू कैन कम डाउन, तो आप नीचे आ सकती हैं, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और आप पापा या वालिद या बू के जूते निकाल सकती हैं। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, स्लोली का मतलब आहिस्ता आहिस्ता, ये पहला आ गया है, असल में द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स स्लोली असल में था। ओके, सो स्लोली, स्लोली इसे हम बोल देते हैं स्लोली, यानी आहिस्ता आहिस्ता, द गर्ल वुड स्लिप डाउन, कि बच्ची जो थी वो स्लिप करके आती थी। यहाँ पर कम डाउन नहीं कहा क्योंकि शायद वो बहुत छोटी थी, पैरों पर शायद ना चल पाती हो या चलना सीखा हो, तो यानी फिसल कर आती थी। द स्टेयर्स, सीढ़ी के नीचे, डाउन द स्टेयर का मतलब सीढ़ियों के नीचे स्लिप करके आती थी। अब हो सकता है वो सीढ़ियों पे, एक सीढ़ी पे स्लिप करती हो फिर आई हो इस तरह, या हो सकता है कोई ऐसी पोजीशन हो कि जो भी पोजीशन नहीं हो, मतलब स्लिप करके वो आती थी, कहाँ पर, सीढ़ियों के नीचे। यहाँ पर उड का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर उड का मतलब सिर्फ गा गिए गिए नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि उड का इस्तेमाल जब कोई काम मुसलसल हो तो उसके लिए भी हम उड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, स्लोली द गर्ल स्लिप डाउन द स्टेयर्स, की आहिस्ता आहिस्ता बच्ची जो है सीढ़ियों से नीचे आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, मोर स्लोली कि और जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती थी, स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल के पास जब आती थी तो बहुत खामोश रहती थी। ओके, यहाँ पर यह तर्जुमा हो सकता है खामोश रहती थी जब वो हॉल के पास आती थी। इसका दूसरा तर्जुमा हो सकता है मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, यानी हॉल में पहुंचने के बाद भी वो आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। दोनों तर्जुमा हो सकता है यहाँ पर, यानी हॉल में पहुंचने के बाद भी आहिस्ता आहिस्ता चलती थी, या आप कह सकते हैं मोर स्लोली स्टिल कि और वो साकित हो जाती थी धीरे धीरे अक्रॉस द हॉल, हॉल में, यानी जहाँ पर उसके वालिद रहते थे वहाँ पर पहुँचती थी तो बिल्कुल खामोश और बहुत धीमी हो जाती थी। ये भी माना हो सकता है, ये भी माना हो सकता है कि हॉल में पहुँचने पर भी वो आहिस्ता आहिस्ता ही चलती थी। ओके, उसके बाद एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, एंड पुश ओपन, पुश ओपन का मतलब धक्केल कर खोलना, ओपन का मतलब होता है नॉर्मली खोलना, बट आप पुश ओपन कर दे तो जोर से खोलना या धक्का मारकर खोलना, ठीक है।
एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो जो है ड्राइंग रूम के दरवाजे को धकेल कर खोलती थी। क्लियर? आगे कह रहे हैं बाय दैट टाइम, उस वक्त तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, ही हैड वो कर लेते थे हिज स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे को ऑन ऊपर, यानी उस वक्त तक जब तक वो पहुंचती थी उसके वाले साहब चश्मा लगा लेते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, एंड लुक्ड एट हर, और उसके वाले साहब उसको देखते थे ओवर देम, चश्मे के ऊपर से, यानी चश्मा लगा करके उसको देखते थे। कैसे देखते थे? इन अ वे, एक ऐसे तरीके से, डेट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो कि छोटी बच्ची के लिए भयानक होता था या खौफनाक होता था, यानी उनके देखने का अंदाज काफी भयानक रहता था। ओके, सो वाज का तर्जुमा था से भी हो सकता है, लेकिन चूंकि एक कहानी चल रही जिसमें होता था से करेंगे, ठीक है, ऐसे तरीके से या उस तरीके से उस बच्ची को देखते थे जो कि बहुत ही भयानक तरीका होता था। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूं कि यह हिस्सा भी आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे इस हम पूरे हिस्से को लेते हैं। करें वेल, ओके ठीक है, केजी केजी या केजिया केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को खींच कर निकाल दो। पुल ऑफ का मतलब खींचना, यानी खींच कर निकाल दो। एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। ओके, तो यहाँ पर हमने और इन्हें बाहर ले जाओ कर दिया। इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा केजिया जल्दी आओ और इन जूतों को निकाल कर बाहर रख दो। टेक देम आउटसाइड, बाहर ले जाओ यानी बाहर रख दो। ओके, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, हैव यू बीन, क्या आप थी, अ गुड गर्ल, एक अच्छी बच्ची, टुडे, आज। तो बिकम का मतलब होना होता है, अगर यहाँ पर बीन आया हुआ है तो यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि एज अ वर्ब आया हुआ है। हैव यू बिकेम अ गुड गर्ल टुडे असल में। ओके, सो हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आप आज अच्छी बच्ची थी। तो यहाँ पर क्या मतलब, क्या आप आज अच्छी बच्ची थी, यानी क्या आपने आज अच्छा काम किया। क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं ना, तो यहाँ पर वो माना कर रहे हैं कि आपने आज, बच्चे को मतलब चढ़ा देते हैं ना, फुसलाना जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा, तो वहाँ पर वही कह रहे हैं कि आज तो बहुत अच्छे से रहे होगे आप, परेशान नहीं किया होगा माँ को, ये माना है यहाँ पर। उसके बाद बच्ची की बात आ रही है, डोंट नो फादर, तो चूंकि बच्ची जो है हकलाती थी बाप के सामने, वालिद के सामने, तो इसलिए उनका उन्होंने कॉपी किया। डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती हूँ अब्बू। ओके, यू डोंट नो, अब उसका वालिद साहब भी चूंकि बच्चे के साथ ऐसे ही बात करते हैं ना, जब वो गलती करता है या हकलाता है तो प्यार के अंदाज में हम इसे बोलते हैं उससे, तो यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, ऐसे बोलते हैं। बोलने में तो ऐसे बोलेंगे, इससे अच्छा भी आप बोल सकते हैं। ओके, यू डोंट नो, आपको नहीं पता। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, इफ़ यू स्टटर, अगर आप हकलाएंगे या अगर आप हकलाएंगी, लाइक दैट, इस तरह से। ओके, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर आप इस तरह से हकलाएंगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। विल हैव का मतलब होगा कोई काम करना होगा। ओके, हैज टू हैव टू, तो यहाँ पर विल हैव टू टेक से ताल्लुक है, विल सिर्फ है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, हैव टू टेक ये दूसरी चीज है। ओके, सो टू टेक समवन टू डॉक्टर का मतलब डॉक्टर के पास लेकर जाना। ओके, सो इफ यू स्टटर लाइक दैट, अगर आप इस तरह से हकलाएंगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो आपकी अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा आपको, इस तरह मत हकलाया करो। ओके, आगे कह रहे हैं शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरों के साथ कभी नहीं हकलाई या हकलाती थी करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। शी नेवर स्टटर्ड, वो कभी नहीं हकलाती थी, विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ। हैड क्वाइट गिवन इट अप, इसका ताल्लुक है शी हैड क्वाइट गिवन इट अप, ठीक है, कि वो दूसरे लोगों के साथ नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, मुकम्मल तौर पर वो छोड़ दी थी, यानी बच्चे शुरू में हकलाते हैं, फिर धीरे धीरे जब आप बात करेंगे तो फिर वो नहीं हकलाएंगे। हकलाने का मतलब ये है कि जो बात करते हैं बच्चे वो मुराद है यहाँ पर, वरना हकलाना एक बीमारी भी होती है। ओके, बट ओनली विद फादर, लेकिन सिर्फ अब्बू के साथ।
यानी दूसरे लोगों के साथ वो नहीं हकलाती थी, अच्छे से बात करती थी, लेकिन वालिद साहब के साथ जब बात करती थी या उनके सामने आती थी तो हकलाती थी। क्यों? डर की वजह से। कह रहे कि बिकॉज, क्योंकि देन उस वक्त शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती थी। कर रही थी नहीं करेंगे, कर रही होती थी, ये ज़्यादा अच्छा होगा। शी वॉज ट्राइंग का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा वो मेहनत कर रही थी, बट वो मेहनत कर रही होती थी सो हार्ड, बहुत ज़्यादा। किस लिए? टू से द वर्ड प्रॉपरली, अल्फाज को बोलने की। से का मतलब होता कहना, आप यहाँ पर बोलना भी कर सकते हैं, बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी अल्फाज को बोलने के लिए प्रॉपरली, मुनासिब तरीके से या ठीक ढंग से। ओके, तो यहाँ पर ये माना हुआ इस पूरे पैराग्राफ का। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में ये आया होगा और सारी बातें इंशाल्लाह वाज़ेह हो गई होंगी आपके लिए। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम इस हिस्से को लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। व्हाट आर यू लुकिंग का अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो बोलेंगे कि आप क्या दिख रही हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल हम जब ताज्जुब के लिए या जुमले में ज़ोर पैदा करने के लिए, जब हम पैदा करना चाहते हैं, जुमले में ज़ोर पैदा करना चाहते हैं, तो वाई कह वाट। ओके, वाट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, कि रेस्ट का मतलब होता है मायूस, अफसुर्दा, परेशान हाल। सो व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, कि आप किस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आप किस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही हैं। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या का तर्जुमा नहीं करेंगे। क्यों? यानी किस चीज़ को लेकर के आप परेशान दिख रही हैं। व्हाट अबाउट का मतलब किस चीज़ को लेकर के। आर यू लुकिंग सो रेस्ट, आप इतनी ज़्यादा घबराई हुई हैं या घबराई हुई दिख रही हैं। मदर, अम्मी, आई विश, मेरी तमन्ना है, यू टॉट दिस चाइल्ड, कि आपने जो है इस बच्ची को सिखा दिया है। क्या चीज़? नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, सुसाइड के किनारे पर ना जाने की। तो ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी खात्मे के करीब हो तो उस वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी परेशानी में जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं या बुरी हालत में। तो कहने की मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। काश, आई विश का मतलब कर देंगे काश। अम्मी, काश आपने इस बच्ची को बुरी हालत में ना जाने के बारे में बतलाया होता, यानी सिखाया होता आपने, ये माना है। हियर यहाँ केजी, केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो यहाँ पर हेयर का मतलब यहाँ होगा, लेकिन सुनो भी आप कर सकते हैं। हे केजिया, या सुनो केजिया, कैरी माई टी कप, आप जो है मेरी चाय की प्याली, बैक टू द टेबल, टेबल पर ले आए केयरफुली। केयरफुल का मतलब होता है बहुत एहतियात के साथ। ओके, सो कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, एहतियात के साथ मेरी चाय की जो प्याली है उसको वापस टेबल पर ले आओ। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ और उनकी गर्दन। स्पेशली हिज माउथ, खास तौर पर उनका मुंह। वेन, जब। ही यॉन्ड, जब वो जो है जमाई लेते थे। जमाही लेना मतलब ये वाली आवाज ना, जमाही लेना वो बोलते हैं। सो हिज हैंड्स एंड हिज नेक, की यानी वो बहुत बड़े थे और उनके हाथ भी बहुत बड़े थे और उनकी गर्दन भी बहुत बड़ी थी। स्पेशली हिज माउथ, और ख़ास तौर पर वालिद साहब के बारे में बात कर रही है। स्पेशली हिज माउथ, ख़ास तौर पर उनके मुंह बहुत बड़े थे, यानी उनका मुंह बहुत बड़ा था। अब वो मुंह की कैफियत बता रहे हैं। जब वो जमाही लेते थे तो जब मुंह खोलते थे ना तो बहुत बड़ा हो जाता था। यहाँ पर वही कह रही है वो। थिंकिंग अबाउट हिम अलॉन, थिंकिंग अबाउट हिम, उनके बारे में सोचना। अलॉन, सिर्फ। अलॉन का मतलब होता है अकेला। तो थिंकिंग अबाउट हिम अलॉन, उनके बारे में अकेले सोचने, सिर्फ उनके बारे में सोचना, ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। वाज, ये था। लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, लाइक मतलब तरह। थिंकिंग अबाउट अ जायंट
जायंट का मतलब भारी भरकम जिस्म वाला या इफरीत। ओके, तो सिर्फ उनके बारे में सोचना गोया कि किसी भारी भरकम चीज के बारे में सोचना था या किसी इफरीत के बारे में सोचने जैसा था। ओके, यानी इफरीत ड्राउनी चीज। सो थिंकिंग अबाउट हिम अलॉन, सिर्फ उनके बारे में सोचना, वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, कि किसी भारी भरकम जिस्म वाले इंसान के बारे में आप सोचें उस जैसा जो है इनके बारे में सोचना भी था। यानी जैसा किसी भारी भरकम जिस्म के बारे में सोचो उसी जैसा इनके बारे में सोचना था। ओके, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं इस कहानी को लिखने वाले या लिखने वाली। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि यह हिस्सा भी आपके समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बात हुई। ओके गाइस, आगे चलते हैं और अब हम इस हिस्से को लेते हैं। आगे बात हुई और आगे बात करते हुए कहते हैं वन संडे एक इतवार को, आफ्टरनून्स दोपहर में, वन संडे आफ्टरनून एक इतवार के दोपहर, यानी इतवार के दिन दोपहर में, ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, कि दादी जो थी उन्होंने उसको भेजा नीचे, टू ड्राइंग रूम। ठीक है, तो एक इतवार की सुबह दादी जान ने उसे ड्राइंग रूम में नीचे भेजा। ठीक है, किस लिए? टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर। टू हैव अ नाइस टॉक, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। नाइस टॉक का मतलब अच्छी बात, लेकिन इसको उर्दू में कह देंगे अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। किसके साथ? हैव टॉक का मतलब बात करना, विद फादर एंड मदर, अम्मी और अब्बू के साथ। ओके, तो एक इतवार की दोपहर दादी जान ने उसे ड्राइंग रूम में अब्बू और अम्मी के साथ मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए नीचे ड्राइंग रूम में भेजा। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑफ द सोफा। बट द लिटिल गर्ल, लेकिन जो छोटी बच्ची थी, ऑलवेज फाउंड, वो हमेशा पाती थी। यहाँ पर उसने हमेशा पाया भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, सो बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन छोटी बच्ची हमेशा पाती थी, ये ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर क्या पाती थी? मदर, अम्मी को, रीडिंग, पढ़ते हुए। यहाँ रीडिंग का ताल्लुक मदर से है, यानी हालत में, हालत बयान कर रहे हैं। अम्मी को पाती थी पढ़ते हुए, एंड फादर, और अब्बू को पाती थी स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, सोफे पर फैले हुए, यानी सोफे पर सोते रहते थे फैल के एकदम। स्ट्रेच आउट का मतलब फैलना, यानी सोफे पर फैले हुए थे, यानी सोफे पर जो है हमेशा फैले हुए रहते थे। हिज हैंकर चीफ ऑन हिज फेस, और किस हालत में? हिज हैंकर चीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो दस्ताना होता था, उनकी जो दस्ती होती थी उनके चेहरे पे होती थी। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनके जो पैर रहते थे वो कहाँ होते थे? वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, यानी जो सबसे अच्छे गद्दे होते हैं उनमें से एक पर। ओके, कुशन का मतलब तकिया होता है, तकिए पर होते थे। स्लिप, और पाती थी किस हालत में? स्लीपिंग साउंडली। स्लीप साउंड का मतलब होता है बिल्कुल गहरी नींद में सोना। तो स्लीपिंग साउंडली, वो वालिद साहब को पाती थी गहरी नींद में सोते हुए। एंड स्नोरिंग, और खराटे लेते हुए। ठीक, आगे करें। सी शेट ऑन अ स्टूल, वो जो है स्टूल पर बैठ गई। चूंकि यहाँ पर जो बात चल रही है इसी से जुड़ जाएगा। भेजा तो फिर क्या हुआ? चूंकि हमेशा की बात चल रही थी इसलिए मैंने इसका तर्जुमा इस तरह से कराया करते थे, लेकिन इस बार यहाँ करेंगे वो बैठ गई स्टूल पर। ग्रेवली वॉच्ड हिम, उसने जो है बिल्कुल संजीदगी के साथ उनको देखा। अंटिल, यहाँ तक कि ही वोक एंड स्ट्रेस्ड, कि वो जाग गए, एंड स्ट्रेच, और फैल गए, यानी जागे और फिर पहले सुकड़े हुए होंगे, पैर उनका मुड़ा रहा होगा, फिर वो फैले। एंड आस्क्ड द टाइम, और उन्होंने टाइम या वक्त पूछा। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसको देखा। क्लियर? आगे करें। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह से मत घूरो। स्टेयर का मतलब घूरना। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑयल, यू लुक लाइक, आप बिल्कुल दिखती हैं। लुक का मतलब देखना भी होता है, दिखना भी होता है। अ लिटिल ब्राउन ऑयल, एक भूरे उल्लू की तरह। ठीक है, तशबीह दे रहे हैं कि आप बिल्कुल भूरे उल्लू की तरह आप दिख रही हो, इस तरह मत घूरो।
ओके, तो यहाँ पर ये बात हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हिस्सा भी आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ओके गाइस, आगे हम इस हिस्से को लेंगे और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म होगा। फिर इंशाल्लाह हम अगले हिस्से में इसको करेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वन डे, एक दिन, when she was kept indoors with a cold, so when, जब she was kept, वो उसको रखा गया था, ये आपका पैसिव वॉइस है, इंडोर घर के अंदर, विद अ कोल्ड खांसी के साथ। क्या मतलब उसको खांसी के साथ घर के अंदर रखा गया था, यानी कि खांसी की वजह से, यहाँ पर विद का मतलब की वजह से होगा। एक दिन when she was kept indoor with a cold, खांसी की वजह से उसको घर में बंद कर दिया गया था या कमरे के अंदर कर दिया गया था। her grandmother told her, उसकी दादी जान ने उससे कहा, डैड की फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि वालिद साहब की जो योम पैदाइश है, उनका जो बर्थडे है वो अगले हफ्ते है। यहाँ पर गरचे वाज आया हुआ है लेकिन असल में इज है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है गाइज, इसलिए यहाँ पर वाज आया हुआ है। और आपने पढ़ा था प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं, इसलिए यहाँ पर वाज आ गया है। ओके, एंड सजेस्टेड, और दादी जान ने मशवरा दिया, क्या, शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट। सो शी शुड मेक हिम का मतलब उसे, उन्हें बनाना चाहिए, यानी उसे उनके लिए बनाना चाहिए, वालिद साहब के लिए, क्या, अ पिन कुशन, एक पिन कुशन यानी खास तरह का तकिया होता है, किस लिए, फॉर अ गिफ्ट, हदिये के लिए, तोहफे के लिए, क्योंकि बर्थडे के दिन लोग हदिया देते हैं, तो उसके लिए एक पिन कुशन बनाए। आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ द येलो सिल्क, आउट ऑफ अ पीसफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, आउट ऑफ का मतलब फ्रॉम यहाँ पर होगा। ओके, तकिया किससे बनाए, गिफ्ट किसका होना चाहिए, अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, यानी पीले रेशम के, खूबसूरत पीले रेशम के टुकड़ों से। ओके, सो पीले रेशम के खूबसूरत टुकड़ों के ज़रिए या टुकड़ों वाले वो एक गिफ्ट बनाए पिन कुशन की शक्ल में। ओके, आगे करें, लेबोरियसली, मेहनत करके, विद अ डबल कॉटन, डबल कॉटन के साथ, यानी कॉटन को डबल किया उसने। द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स, छोटी बच्ची ने सिलाई की या सिला, थ्री साइड्स, तीन कोनों को, यानी तीन तरफ को सिल दिया, उसने बनाया, तीन तरफ को सिल दिया, चूंकि तकिए में जो है एक तरफ खुला होता है, बाकी तीन तरफ सिल देते हैं, यानी इधर भी सिलते हैं बट लास्ट में सिलते हैं ना, पहले हम खोल बनाते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि उसने तीनों तरफ को सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा लेकिन, व्हाट टू फिल क्या भरे, इट इसमें विद के साथ, लेकिन इसका तर्जुमा करेंगे और कहेंगे बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन इसको किस चीज़ से भरें। बट व्हाट टू फिल इट विद, इसमें क्या चीज़ भरे भी आप कर सकते हैं, या इसको किस चीज़ से भरे भी आप कर सकते हैं। ओके, दैट वाज द क्वेश्चन, ये सवाल था, आसान सा जुमला है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो नानी जान थी या जो दादी जान थी, वॉज आउट, वो बाहर थी, कहाँ पर, इन द गार्डन, बागीचे में। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, एंड शी वंडर्ड, और वो घूम रही थी, इधर उधर घूम रही थी, वंडर का मतलब इधर उधर घूमना। शी वंडर्ड, वो घूम रही थी, इनटू द मदर्स बेडरूम, अम्मी के जो है सोने के कमरे में, किस लिए घूम रही थी, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स का मतलब होता है कबाड़, लेकिन यहाँ पर यानी जायद चीज़ें आप कह सकते हैं, गिरी पड़ी चीज़ों को या फुजला को या जायद चीज़ों को तलाशने की गरज से, लुक फॉर का मतलब तलाशना, तो गिरी बाकी चीज़ों को या जायद चीज़ों को तलाशने की वजह से या तलाशने की मकसद से, तलाशने के गरज से वो अम्मी के बेडरूम में इधर उधर घूम रही थी। ऑन द बेड टेबल पर, शी डिस्कवर्ड का मतलब होता है इक्तशाफ करना, यानी उसे मिला आप कर सकते हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा उसने इक्तशाफ किया या उसने पा लिया, लेकिन आप कह सकते हैं उसे मिला, क्या मिला, अ ग्रेट मेनी शीट्स, बहुत ज़्यादा शीट्स, किसके, ऑफ फाइन पेपर, अच्छे कागज़ के, यानी अच्छे कागजात के जो है बड़ी मिकदार में उसे पेपर दिखाई दिए। गेदर्ड देम अप, इसका तर्जुमा होगा शी गेदर्ड देम अप,
उस बच्ची ने उन सबको एक साथ किया, tore them into tiny pieces, उसने जो है उन पेपरों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। ओके, टेयर का मतलब फाड़ना, टेयर देम उनको फाड़ दिया, into tiny pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड stuffed her case, स्टफ का मतलब होता है भरना, केस का मतलब होता है केस भी होता है, और यहाँ पर खोल का मतलब भी होगा, खोल, तकिए का जो खोल था, चूंकि उसने इस शेप में बनाया, इन तीनों साइड को सिल दिया, इस साइड को नहीं सिला था, तो ये खोल बन गया ना, अब इसमें इसने भर दिया, तो यहाँ पर इसको केस के माने में लिया, खोल। ओके, एंड स्टफ हर केस, और उसने अपने खोल को भरा, देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और फिर उसने चौथी जानिब को सिल दिया। ओके, That night, उस रात, there was a hue and cry in the house. Hue and cry का मतलब शोर गुल। There was a hue and cry in the house, घर में शोर गुल हो रही थी। ओके, शोर हो रहा था घर के अंदर। Father's great speech, वालिद साहब का जो बड़ा वाला खुतबा था, for the port authority, ये खुतबा किसके लिए था? पोर्ट अथॉरिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, कहीं उनको जाना था स्पीच देने, तो यहाँ पर पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो वालिद साहब का बड़ा वाला खुतबा था या जो उनकी स्पीच थी, हैड बीन लॉस्ट, वो गायब हो गई थी, या खुतबा गायब हो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, रूम की तलाशी ली गई, कमरों की तलाशी ली गई। ठीक है, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई, यानी कमरों को तलाशा गया, पूरे कमरे को तलाशा गया। सर्वेंट क्वेश्चन, यानी सर्वेंट्स वर क्वेश्चनड, यहाँ पर वर्ड पोशीदा है कि जो वहाँ पर खादिम थे काम करने वाले, उनसे सवालात किए गए, उनसे पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, आखिर में अम्मी जो है आई, कहाँ पर? केजिया के कमरे में। ओके, तो ये पूरा जो है सीन है, इसको उन्होंने बयान किया है। तो यहीं पर हम रुकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पहला हिस्सा आपके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम अगला हिस्सा कल करेंगे अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम।